पहले तो हमने ये देखना है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस poem. Sorry, what is dead sounds? We are talking about this poem today. So I was talking about the structure of this poem के structure क्या होना चाहिए. So first, think always remember in your mind that this poem is an ballad poem and consists almost yes 9 stanza. And being a ballad, and each stanza consists of the 4 rhyming lines. इसकी जो राइमिंग लाइन है ना वो भी बड़ी कन्वेंशनली राइमिंग स्कीम इसके अंदर यूज की गई है. ये जितने भी क्वार्टरेन्स हैं उनमें 4 स्टेंजा पाया जाता है. ठीक है. एंड इट इज नॉट ऑफ द टिपिकल बैलेड स्टेंजा. हियर दिस फर्स्ट यूजेस द ए बी राइम स्कीम रादर देन. आप सबको पता है कि जो राइम स्कीम होती है वो ए बी सी बी होती है. सो बजाय इसके कि ए बी सी बी rhyming scheme used की जाए. So instead of this rhyming scheme, poet used the ABAB rhyming scheme, and later the rhyming scheme is used in the conventional ballad form apart from that these lines. And the second question is that कि ये poem कब लिखी गई. So याद रखिएगा this poem or what is that sound is a ballad by W.S. Hazen written in almost yes October 1932 and it also published in 1934. 2 साल बाद इसकी जो है ना फर्स्ट पब्लिकेशन हुई थी. सो इस पोम का मीनिंग क्या है. सो ऑर्डरनेस लाइक ये एक बिल्कुल छोटा सा एक माइनर सा टाइटल था. ओ व्हाट इज डेट साउंड. एक्चुअली ये हॉरर टाइप का था, टेरिबल टाइप का था, हार्मफुल टाइप का था. वार टाइम के अंदर ये जो है वो बैलेड लिखी गई है. ये पोम वार टाइम के अंदर जब वार चल रही थी तो उस दौरान ये जो है ना फर्स्ट वार के बाद ही लिखी गई है. सेकंड वार से पहले पहले लिखी गई है. तो वार टाइम सारा चल रहा था उस वक्त. हर टाइम हर कंट्री में मारोमारी पड़ी हुई थी. तो हर तरफ जो है ना हर जुबान पे हर माइंड में वार का ही कंसेप्ट. तो वो थोड़ा सा भी साउंड सुन लेते थे तो वो ये समझते थे कि वार हैपन हो गई. सो इट्स अ वेरी कॉजुअल टाइटल. When the you can say that taken in the context of the poem is understandable because the most people during the time was casually living in their daily lives, as I have already declared in front of you about this in a fully detail क्योंकि वो war time चल रहा. So that's why उन्होंने ना बाय ओजन ने W.H. ऑर्डन ने वार से रिलेटेड. अभी कुछ लोग ये कहते हैं कि ये उस दौरान की वार टाइम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था बल्कि सो ऑन जितनी भी वार होंगी उसी को प्रेजेंट करेगा क्योंकि जहां पे वार होगी वहां के रहने वाले रिहायशी जो होंगे who are spending their life of their time वो जो है वो इसी खौफ खतर का सामना करेंगे. So if we talk about the themes of this poem, so there are the numerous theme of this poem, just like things may not be कि what they seem. मैरिज का है, वार का है, ह्यूमन नेचर का है क्योंकि हम इसी के अंदर जो है वो देखेंगे वार का भी जिक्र हुआ है. फिर इसके अंदर ह्यूमन नेचर का भी है कि किस तरह वो अपनी जो है ना वो वाइफ और हस्बैंड की जो लाइफ है उनका लव है उसके बारे में भी दिखाएगा. फिर उसके बाद अपीयरेंस एंड रियलिटी के बारे में भी दिखाएगा कि हमेशा हर रिश्ता नाता अदम ता क़यामत तक निभाने वाला भी नहीं होता, चाहे वो मैरिज का ही हो. मैरिज का भी थीम इसके अंदर है. यस मैरिज का भी है. तो अगर हम मैरिज की बात करते हैं तो वो मैरिड लाइफ ही थी. अगर हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ना आगे आपको समझ आएगी कि वो मैरिज ही थे, वो मैरिज ही थे. इवन दो कि ये द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड इज मैरिज. ठीक है. सो डिस्पाइट दिस रिलेशनशिप वी विल लर्न अबाउट दिस कि वो किस तरह जो है हस्बैंड जो है वो वाइफ को छोड़ के चला जाता है. तो अब टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं. सो लेट गेट स्टार्ट. व्हाट इज द साउंड और व्हाट इज दैट साउंड्स व्हिच कमिंग सो थ्रिल द ईयर. ये कैसी आवाज है कि जिसने मेरे कान के रोंगटे भी खड़े कर दिए हैं. डाउन इन द वैली ड्रमिंग ड्रमिंग. ये नीचे वैली से आवाज आ रही है ड्रमिंग ड्रमिंग की. बिकॉज कि जब सोल्जर्स इकट्ठे चलते हैं आपने सम टाइम परेड भी देखी होगी. जो आर्मी की परेड होती है या पुलिस वालों की परेड होती है तो वो एक ही टाइम पे सभी कदम रखते हैं और एक ही टाइम पे कदम उठाते हैं. तो आवाज नीचे से ठप 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 की आती है. तो ये ड्रमिंग ड्रमिंग हो रही थी. तो अब वाइफ अपने हस्बैंड से पूछ रही है बिकॉज कि ये पहाड़ के ऊपर रहते हैं तो पहाड़ के नीचे वैली होती है. तो वो वाइफ अपने हस्बैंड से पूछती है कि ये किस तरह का साउंड है कि जिसने मेरे कान के रोंगटे खड़े कर दिए हैं. और
ये नीचे वैली से ड्रमिंग ड्रमिंग की आवाज आ रही है। क्या ये नीचे वैली से ड्रमिंग ड्रमिंग की आवाज आ रही है? आगे उसका हस्बैंड इसको रिप्लाई करता है कि ओनली द स्कारलेट सोल्जर, ये तो सिर्फ रेड सोल्जर हैं। रेड सोल्जर से मुराद है कि उनका यूनिफॉर्म रेड था। एक तो बात ये थी, और दूसरी बात ये थी कि ये वाइट पीपल्स की कहानी है सारी की सारी। तो यू नो डैट के जब वाइट पीपल्स एंगरली होते हैं, किसी से गुस्सा होते हैं, तो वो वैसे ही रेड हो जाते हैं। तो बाय द वे, इन शॉर्ट, जो करीब करीब इसका मीनिंग मिला है कि वो उनकी यूनिफॉर्म रेड थी। तो उसने कहा कि ये तो सिर्फ रेड सोल्जर हैं, जो कि रात के वक्त जो हैं या दिन के वक्त जब किसी को कोई खतरा मंडला रहा होता है तो दस्ते के साथ आती हैं। डियर द सोल्जर कमिंग, प्यारा ये तो सोल्जर सिर्फ आ रही हैं हमारी तरफ। ठीक है, अब वो उसको दिलासा दे रहा है उसका हस्बैंड एक्चुअली। सो आगे कहता है कि ओ व्हाट इज दैट लाइट आई सी फ्लैशिंग सो क्लियर। और फिर कहती है कि ओके ठीक है। अब ये सेकंड क्वेश्चन कर रही है कि व्हाट इज दैट लाइट आई सी फ्लैशिंग सो क्लियर, तो फिर ये कौन सी रोशनी है जो इतनी क्लियर दिखाई दे रही है? जैसे एक मिरर की रोशनी होती है ना, आप डिस्टेंस के ऊपर भी हो तो वो आप मिरर आपके सामने कह रहे हो तो वो आंखों में पड़ता है, उसकी रोशनी आपकी आंखों में पड़ती है। तो फिर कह रहा है कि ओवर द डिस्टेंस ब्राइटली ब्राइटली, मतलब कि हमसे वो काफी ज्यादा दूरी के ऊपर भी हैं, लेकिन फिर भी रोशनी इतनी ब्राइट क्यों दिखाई दे रही है? ओनली द सन ऑन देयर वेपन्स डियर एज दे स्टेप लाइटली। तो समटाइम आपने देखा होगा कुछ सोल्जर के पास बड़ी गन्स होती हैं जिसके ऊपर आगे चाकू लगा होता है, वो सिल्वर कलर का होता है। तो रीजन ये थी कि ओनली द सन ऑन देयर वेपन्स डियर एज दे स्टेप लाइटली, तो मतलब कि सूरज की रोशनी जब उन सिल्वर के चाकू के ऊपर, नाइफ के ऊपर पड़ती थी तो वो रिफ्लेक्ट करती थी अपनी रोशनी। उसने कहा कि इनके पास कोई बड़ी बड़ी टॉर्च नहीं है या उन्होंने बल्ब नहीं उठाए हुए। एक्चुअली रीजन ये है कि उनके वेपन्स के ऊपर जो है वो सूरज की लाइट पड़ रही है और वो रिफ्लेक्ट कर रही है, इसी वजह से कि एज दे स्टेप लाइटली, कभी वो बुझती है कभी मतलब सही चमक के साथ हमारी आंखों को धुंधला रही। ओ व्हाट आर दे डूइंग विद ऑल दैट केयर, अब अगेन उससे क्वेश्चन कर रही है ओ व्हाट आर द डूइंग दिस मॉर्निंग दिस मॉर्निंग, तो फिर वो इतनी सुबह सुबह ओ व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं विद ऑल दैट गियर, इतना साजो सामान उनके पास है, वेपन्स हैं, सारा कुछ उन्होंने अपना जंगी हथियार पहना हुआ, तो इतनी सुबह सुबह क्यों आ रहे हैं? एंड व्हाट आर what they are doing this morning, और इतनी सुबह सुबह वो किधर का रुख किया हुआ है, वो कहाँ जा रहे हैं? एक्चुअली वो पूरा दस्तक था जैसे मैंने आपको बताया। आगे उसका हस्बैंड उसको रिप्लाई करता है कि ओनली देयर यूजुअल मैनर्स डियर्स और परहैप्स अ वार्निंग, हो सकता है कि उनकी जो डेली की जो रूटीन है, परेड है, वो कर रहे हूँ प्यारी, या ओनली परहैप्स अ वार्निंग, या सिर्फ ये है कि हमें कोई मतलब वार्निंग से आगाह कर रही हूँ। ठीक है। ओ वाई हैव दे लेफ्ट द रोड डाउन देयर एंड दे वाई आर दे सडनली विलिंग, तो फिर क्यों उन्होंने सीधा रोड छोड़ा है और यू टर्न लेके बड़े सडनली विलिंग कर रहे हैं? विलिंग मीन होता है कि यहाँ पे सडनली पुश करना किसी चीज को, वो क्यों वो हमारी तरफ ऊपर की तरफ, वैली से ऊपर हमारे घरों की तरफ चढ़ना शुरू कर गए हैं? परहैप्स अ चेंज इन देयर ऑर्डर, हो सकता है कि उनके ऑर्डर में कोई चेंज आ गया हो माय डियर। व्हाई आर यू नीलिंग, रीजन ये थी कि नीलिंग तो वो करेगी करेगी बिकॉज कि उसने ऐसी परेड नहीं देखी थी, लेकिन उसका हस्बैंड उसको तसल्ली दे रहा है कि डोंट वरी अबाउट दिस, कि वो उनकी रोजाना की परेड है। तुम कह रही हो कि वो रोड से हट गए और हमारे घरों की तरफ आना, ऊपर से हमारे घरों की तरफ चढ़ना, पहाड़ी की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया है। तो हो सकता है कि उनके ऑफिसर ने उनको ऑर्डर चेंज कर दिया हो कि आज की परेड इस तरफ रुक करेगी, तो तुम क्यों नीलिंग कर रही हो, तुम क्यों घुटने की तरफ झुकी जा रही हो? असल में ये इतनी खौफ, खतरे, डर की वजह से ना बैठी जा रही थी नीचे और घुटने पे बैठ गई। तो उसने कहा कि तुम क्यों घुटने पे बैठी जा रही हो? फिर कहते हैं कि ओ हेवंस दे स्टॉप्ड फॉर द डॉक्टर्स केयर, हो सकता है कि उन सोल्जर्स में से कोई जख्मी हो और वो डॉक्टर से केयर करवाने के लिए आया हो, डॉक्टर से देखभाल करवाने के लिए, ट्रीटमेंट करवाने के लिए आओ, बट व्हाई दे डिडंट स्टॉप देयर, तो फिर वहां भी क्यों नहीं रुके ये? हेवंस दे रेंज देयर हॉर्सेस, डॉक्टर के घर से भी ये गुजर गए हैं तो अभी भी इन्होंने अपने घोड़े की लगाम नहीं कसी। अब जहां जिस जगह रुकना होता है तो घोड़े की लगाम कसी जाती है ताकि घोड़ा स्टॉप करे, जानवर स्टॉप रुक जाए वहां पे। कहते कि ये डॉक्टर के घर से भी गुजरते जा रहे हैं लेकिन उसके घर के सामने भी नहीं रुके। ठीक है। वाई दे आर नोन ऑफ देम वॉन्डर्ड डियर, नन ऑफ दीज फोर्सेस,
तो हस्बैंड हंसी के साथ उसको रिप्लाई करता है, उसने कहा कि क्यों वो रुकेंगे डॉक्टर के पास, बिकॉज उनमें से एक भी जख्मी नहीं है डियर, नन ऑफ दीज फोर्सेस, उन फोर्स में कोई भी ऐसा इंजर्ड नहीं है जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत हो, तो वो वहां पे क्यों रुकेंगे। Oh, is it the person they want with the white hair? Is it the person? Is it? उसने कहा हो सकता है, बीवी फिर अगेन कह रही है हो सकता है कि वो पर्सन से मिलने आए हो, पादरी से मिलने आए हो जिसके वाइट बाल है, ये आई बिलीव, मैं ऐसा सोच ही रही हूँ, इज इट, कि ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन से मिलने आए हो। रिप्लाई क्या करता है उसको उसका हस्बैंड, नो दे आर पासिंग हिज गेट्स वे डियर विदाउट अ विजिट। उसने कहा नो माय डियर, ऐसा भी नहीं है, वो पार्सन के घर पे भी नहीं रुके, इवन दो कि पार्सन के घर को क्रॉस कर दिया है, पासिंग हिज गेटवे और डियर विदाउट अ विजिट, तो उसने उधर विजिट भी नहीं किया और वो हमारी तरफ आ रहे हैं। Oh, it must be the farmer who lives so near. It must be the farmer so cunning, so cunning, so cunning, so cunning, ये रेपिटेशन है, ठीक है, ये याद रखिएगा, पोएटिक डिवाइसेस के अंदर आती है, मैं पोएटिक डिवाइसेस इस पोम की डिस्क्रिप्शन में लाजमी दूंगा। वो कहती हो सकता है कि वो फार्मर से मिलने आ रहे हों, बिकॉज कि हु लिव्स सो नियर, जो बहुत करीब रहते हैं, इट मस्ट बी द फार्मर, मुझे पक्का यकीन है कि अब ये फार्मर से मिलने वाले हैं, बिकॉज कि ही इज सो कनिंग, सो कनिंग, वो तो बड़ा फ्रॉडी और खराब किस्म का आदमी है। तो उसका हस्बैंड रिप्लाई देता है कि दे हैव पास द फार्म ऑलरेडी डियर, तो वो तो, ओ भाई क्या हो गया तुझे, वो अपना हस्बैंड उसको रिप्लाई कर रहा है कि माय डियर, वो तो उसके घर को भी क्रॉस कर गए एंड नो दे आर रनिंग, और अभी भी वो स्टिल भाग रहे हैं। फिर कहता है कि ओ वेयर यू आर गोइंग, वो तो तुम कहाँ जा रहे हो, स्टे विद मी हियर, मेरे साथ यहाँ ठहरो, ठीक है। वर द वो यूज फॉर डिसीविंग, बिकॉज क्या रीजन ये थी कि हस्बैंड को पक्का बिलीव हो गया था कि अब वो हमारे घर की तरफ ही आ रहे हैं, और उसने भागने शुरू कर दिया, और डेट्स वाई उसने कहा कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, स्टे विद मी हियर, यहाँ ठहरो मेरे साथ। एंड वर द वोव्स यूर स्वर डिसीविंग, और जो वादे कस्में खाई थी हमने, क्या वो सब झूठी हैं, क्या वो सब धोखा है, ठीक है। नो आई प्रॉमिस टू लव यू डियर बट आई मस्ट बी लिविंग, नो डाउट माय डियर के हम प्रॉमिस में थे एक दूसरे के, बट आई प्रॉमिस टू लव यू, मेरा अभी भी स्टिल तुमसे वादा है कि मैं तुमसे लव करूंगा डियर, बट आई मस्ट बी लिविंग, लेकिन मुझे अब जरूर यहाँ से जाना है, बिकॉज के अब वो वहां से बहाना बना के निकलेगा। ओ इट्स ब्रोकन द लॉक एंड splintered द डोर, ओ इट्स द केज वेयर दे आर टर्निंग। अब शोहर तो छोड़ के भाग गया है, अब वो हक्का बक्का हो गई है, और वो देख रही है कि दे ब्रोकन द लॉक, उन्होंने दरवाजा भी, लॉक भी तोड़ दिया है, एंड splintered द डोर, और टुकड़े टुकड़े कर दिया दरवाजे को। कहता है कि ओ इट्स अ गेट वेयर दे आर टर्निंग, और उसी गेट से वो अंदर की तरफ घुसे जा रहे हैं। देयर बूट्स आर हैवी ऑन द फ्लोर एंड देयर आईज आर बर्निंग। अब रीजन ये थी कि कहती है कि देयर बूट्स आर हैवी, बिकॉज के वो आर्मी के आदमी थे, पुलिस के आदमी थे, बूट्स तो हैवी होंगे, ऑन द फ्लोर, जो फ्लोर के ऊपर बज रहे थे, एंड देयर आईज आर बर्निंग, और वो खा जाने वाली, जला देने वाली आंखों से देख रहे थे। आई होप सो कि नो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट दिस फॉर्म, about this क्या है ये, yes, ballads. If you understand, then please don't forget to like, subscribe and share our channel with other bears. Thank you very much.